आज हम पढ़ेंगे बाजार दर्शन। यह जैनेंद्र कुमार का एक महत्वपूर्ण निबंध पाठ है। इस पाठ में लेखक बताते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो हमारे मन में असंतोष उत्पन्न हो सकती है, तृष्णा जागृत हो सकती है और हम ईर्ष्या से घायल हो सकते हैं। अर्थात दूसरों के द्वारा खरीदी गई वस्तु को देखकर हमें जलन हो सकती है और हम सदा के लिए ईर्ष्या में जलते रहेंगे। हमें यह ईर्ष्या बेकार बना सकती है। तो इस मूल भाव को जैनेंद्र कुमार ने अलग अलग तरह से समझाने का प्रयास इस पाठ में किए हैं। यहाँ पर लेखक यह भी बता दिए हैं कि बाजार का पोषण करने वाले, बाजार का सदुपयोग न करने वाले अर्थशास्त्री को उन्होंने अनीति शास्त्र तक बता दिया है। यही इस पाठ का मूल भाव है। पाठ के गद्यांश को हम थोड़ा थोड़ा करके आराम से समझने का प्रयास करते हैं। पाठ बाजार दर्शन। लेखक सबसे पहले अपने पहले मित्र की बात करते हैं। वे कहते हैं कि एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए थे तो कोई मामूली चीज़ लेने पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा यह क्या? बोले यह जो साथ थी। मैंने यहाँ पर यह जो साथ थी से तात्पर्य क्या है? पत्नी की महिमा है। जब लेखक पूछे तो इतना सारा सामान कैसे ले आए, तो सीधा सीधा क्या बोल दिए? अपनी गलती को सीधा अपनी पत्नी पर उड़ेल दिए और बोलते हैं उस महिमा का मैं कायल हूँ। मैंने मेरी पत्नी जैसे बोलती है मैं वैसा ही करता हूँ। तो लेखक अपने पहले मित्र के सामान को देखकर समझ जाते हैं कि इसे सामान खरीदने का तजुर्बा नहीं है, ये फिजूल खर्च करता है, और सीधा सीधा उसके मूल तत्व को समझ जाते हैं कि मूल कारण क्या है इसका? मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। जब तक इसके जेब में पैसा रहता है ये दिखावा करता रहता है, दिखावे के लिए खरीदारी करता रहता है। ऐसा ये मेरा पहला मित्र है। और लेखक अपने पहले मित्र के लिए कहते हैं कि ये अपने परचेजिंग पावर को दिखाता है और मूलभूत आवश्यकताओं को नहीं देखता है। परचेजिंग पावर माने खरीदारी की शक्ति को दिखाता है, बाजार जाकर लोगों के सामने दिखावा करता है। ऐसा मेरा पहला मित्र है। लेकिन लेखक आगे सोचते हैं कि कुछ लोग संयमी भी होते हैं, माने संयम पूर्वक खर्च करते हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही खर्चा करते हैं। वे फिजूल के सामान को फिजूल ही समझते हैं, माने जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है उसे वे नहीं खरीदते। वे पैसा बहाते नहीं हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक माने स्वयं को अनुशासन में रख कर वे पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। माने पैसे का किसी प्रकार का प्रयोग करें, इसको खरीद कर देखें तो ये कैसा लगता है, माने इस प्रकार वे खरीदारी नहीं करते हैं। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरकर फूला रहता है। माने उनके पास दो चार थोड़ा मोड़ा पैसा हो जाए तो उसी पर वे संतोष हो जाते हैं, उसी पर वे अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं कि चलो मेरे पास थोड़ा मोड़ा पैसा तो है। इस प्रकार लेखक अपने पहले मित्र को पूछते हैं कि मित्र कितना सामान ले आए, तो उसका मित्र लेखक के सामने अपना मनी बैग फैला देता है और कहता है देखिए सब पैसा उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो, मैं तो इतना खर्च कर डाला कि रेल टिकट के लिए भी और पैसा नहीं बचा है। मैंने तय माना कि और पैसा होता तो और सामान आता। अपने मित्र को बोलता है तो और सामान भी खरीद लेता अगर तेरे पास और पैसा होता तो वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया है बल्कि परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। माने खरीदारी की शक्ति को दिखा रहा है उसका पहला मित्र। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे भूलना नहीं चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। माने केवल मेरे मित्र का ही दोष नहीं है, इसमें बाजार का भी कुछ दोष है। तो बाजार तो अपने चकाचौंध में लोगों को फंसाने का प्रयास करता है और मेरा पहला मित्र उस चकाचौंध में, उस दिखावे में फंस गया। केवल मित्र की ही गलती नहीं है इसमें, क्योंकि मेरा मित्र तो खर्चालू है,
लेकिन इसमें बाजार की भी गलती है। बाजार अपने आकर्षण से मेरे मित्र को बांध दिया है। फिर लेखक कहता है कि मैंने अपने मित्र से कहा, कुछ नाहक ले आए, मैंने व्यर्थ ही ले आए हो इतना सामान। तो उसके मित्र बोलते हैं कि कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल। मैंने बाजार तो पूरा एक जाल के समान फैला रहता है और ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। मैंने कोई बेहया जिसका हृदय बहुत कठोर होता है वही नहीं फंसता है। मेरे जैसा इंसान तो बाजार में फंस ही जाता है, मैं क्या करूं। लेखक बाजार की भाषा बोलते हैं कि बाजार लोगों को किस प्रकार से आकर्षित करता है। बाजार किस प्रकार बोलता है, देखो कि आओ, बाजार कहता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, केवल मुझे ही देखो। मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तो तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ भी। इस निमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। मैंने आग्रह तिरस्कार हो तो इतना आग्रह कर रहा है कि आप मूर्ख बन सकते हो। जो बाजार जाकर मूर्ख बन जाएगा समझ लो बाजार उसका अपमान कर रहा है। तो आग्रह तिरस्कार जगाता है, आग्रह भी है तिरस्कार भी है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। जो बड़े बड़े मॉल वगैरह जाएंगे हम, वो ऊंचे बाजार कहा गया है। तो मूक माने वो कुछ बोलता नहीं है और उससे चाह जगती है, हमारी बड़ी बड़ी इच्छाएं जागृत हो जाती है। चाह का मतलब अभाव। तो हमें लगता है कि हमारे घर में ये नहीं है, वो नहीं है, वो सब वहाँ देखकर हमारे मन में विचार आ जाता है कि यहाँ तो बहुत कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी कुछ नहीं है, और चाहिए और चाहिए। माने मेरे पास तो बहुत कुछ सामान नहीं है, यहाँ से ले लेता तो अच्छा होता। मेरे यहाँ कितना परिमित है, परिमित माने सीमित, बहुत कम। मेरे घर में तो बहुत कम सामान है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है। तो और यहाँ कितना अतुलित, माने बाजार में बहुत कुछ भरा हुआ है। ओह, माने हमें अपने कमी का अभाव होता है। तो यहाँ लेखक कहते हैं तो कोई अपने को न जाने, माने कोई इंसान अगर अपने को नहीं पहचानेगा तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े, माने बड़ी बड़ी इच्छाओं से व्याकुल बना देता है। बाजार जाते हैं जब हम, तो हम अपनी इच्छाओं को अपने काबू में नहीं रख पाते हैं। व्याकुल क्यों, कभी कभी इंसान पागल भी हो जाता है, ऐसा लेखक कहते हैं। असंतोष जागृत होती है, तृष्णा और ईर्ष्या। जब सामने वाला लेता रहता है तो हमें जलन भी होता है। तो ईर्ष्या से घायल हो जाता है और मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डालता है। ये बड़े बड़े बाजार के चकाचौंध। ये तो हो गया लेखक के पहले मित्र की बात, जो अपने परचेजिंग पावर को बढ़ाता है, दिखावा ज़्यादा करता है। उसे मालूम नहीं रहता है कि क्या लूँ और क्या न लूँ, वह बहुत कुछ ले आता है। लेखक अपने दूसरे मित्र की बात बताते हैं कि दोपहर से पहले वो बाजार गए थे, लेकिन कहीं शाम को वापस आए तो कैसे, खाली हाथ। अब लेखक जब पूछते हैं उनको कि कहाँ रहे इतना देर तक, तो उसके मित्र बोलते हैं बाजार देखता रहा। तो मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे, तो वे बोले कि क्यों, बाजार नहीं देखना चाहिए। तो उसका मित्र लेखक कहते हैं लाए तो कुछ नहीं, इतना देर तक क्या देखते रहे। बोले हाँ, पर यह समझ में न आता कि क्या लूँ और क्या न लूँ। सभी कुछ तो लेने को जी चाहता था, कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना। देखो, पहला मित्र बहुत कुछ ले आता है और लेकिन दूसरा मित्र इतना देर तक घूमता है लेकिन कुछ भी नहीं लाता है। उसे लगता है कि क्या लूँ और क्या न लूँ। पहला मित्र भी रूपरेखा बनाकर नहीं गया था कि क्या क्या लेना है, और दूसरा मित्र भी रूपरेखा बनाकर नहीं गया है कि क्या क्या लेना है। लेकिन पहला मित्र बहुत कुछ ले आता है और दूसरा मित्र कुछ भी नहीं लेता है। अब वो मित्र कहता है पर मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। उसका मित्र कहता है कि मैं सबको लेना चाहता था, इसीलिए उतना पैसा नहीं हुआ तो मैं कुछ भी नहीं लाया। अब लेखक कहते हैं कि बहुत खूब, बहुत अच्छा किए, पर मित्र की बात ठीक थी। अब लेखक सोचते हैं कि दूसरा मित्र भी ठीक है। अगर पता नहीं है कि वास्तव में लेना क्या है और सबको लेने का मन करे तो नहीं लेना ही ठीक है। पहले रूपरेखा बना लेते हैं घर से जाके, और तो सब ओर से चाह हमें घेर लेती है। अब बहुत कुछ लेना है, बहुत कुछ लेना है, इस प्रकार
हमारी इच्छाएं बढ़ जाएगी, तब परिणाम क्या होगा? त्रास ही होगा। और सबको ले आएंगे तो अंत में क्या होगा? त्रास, माने हमें दुख होगा, गति नहीं होगी। जो सामान घर में है और ले आएंगे तो उस सामान का कोई महत्व भी नहीं होगा, न कर्म, न ही हमारे द्वारा कोई अच्छा कर्म होगा।